हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पेज नंबर 98 तक ऑलरेडी कवर कर चुके थे, जो बीपीएससी का क्वेश्चन बैंक का सीरीज चल रहा था। इसमें हम लोग पेज नंबर 99 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और जो पहला क्वेश्चन है 73 नंबर है, और इसमें लगातार 30 से 35 मिनट तक हम लोग यही देखने वाले हैं। ठीक है, जो आने वाले आपका बीपीएससी एग्ज़ाम हो या फिर बिहार टीईटी का एग्ज़ाम जो होने वाला है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है 73 नंबर। इसमें कहा जा रहा है मौलिक कर्तव्य को निर्धारण किया गया है। तो मौलिक कर्तव्य जो निर्धारण किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया। इसके तहत मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो है भाग 4 क है, याद रखिएगा, भाग 4 क एवं अनुच्छेद जो है 51 क को सम्मिलित किया गया। मूलतः मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी, जो 86 संविधान संशोधन के द्वारा एक जोड़ दिया गया है, जो अब वर्तमान में कितने 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को उपचार आदेश के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर। इसमें कहा जा रहा है कि 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेश को किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है मौलिक अधिकार के मौलिक कर्तव्य के रूप में। ठीक है, मौलिक कर्तव्य के रूप में जाना जाता है। जो इसको क्या किया गया था, 10 था, फिर उसको एक और जोड़ा गया, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, जो 86 संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना, ये जो है जो 11 मौलिक अधिकार है उसमें से एक है ये। ठीक है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, ये कर्तव्य मौलिक कर्तव्य है नहीं। बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, ये भी नहीं है कर्तव्य। छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये भी नहीं है। तो सही आंसर क्या है इसका, बी। हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद जो है इसका 51 क के अंतर्गत 51 क चौ के अंतर्गत ये शामिल किया गया है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर 76 का रहा है राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता है, ये गलत है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति जो है संसद का जो एक हिस्सा है, संसद का हिस्सा होता है और संसद में बैठता है, नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन ये संसद का हिस्सा है। ठीक है, क्या संसद में वोट दे सकते हैं राष्ट्रपति? नहीं। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है। इस प्रकार वह संसद का अभिन्न अंग है। गौरतलब है कि सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्य के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 77 का रहा है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो देखिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है, क्योंकि जनता के द्वारा चुना नहीं जाता है, तो इसका मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। अगर लेकिन हम लोग एमपी एमएलए की बात करें तो उसका जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है। दूसरा ऑप्शन है इसमें एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। तो इसमें जो सही आंसर है बी और सी दोनों है। ठीक है, और ये जो है राष्ट्रपति का चुनाव जो किया जाता है अनुच्छेद 55 के अनुसार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद हो तो वो विवाद किसको सौंपा जा सकता है। तो वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा सुलझाया जा सकता है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को अनुच्छेद 71 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा, और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया जो निर्णय होगा वही अंतिम होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो देखिए, इम्पीचमेंट के द्वारा इम्पीचमेंट जब हो जाएगा उसमें अगर दोषी पाया जाता है तो संसद के द्वारा यह हटाया जा सकता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि अनुच्छेद 56 खंड 1 के तहत उपखंड बी के अनुसार संविधान के अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के अनुसार क्या किया जाता है, इसमें महाभियोग चलाने की प्रक्रिया शुरू किया जाता है। तो अगर इस महाभियोग में अगर उसको अगर दोषी पाया जाता है तो उसको संसद के द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष जिसको एग्जीक्यूटिव हेड कहते हैं, ये कौन है। ये होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है एग्जीक्यूटिव हेड होता है भारत के कार्यपालिका के।
अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होता है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या तो उसके अधीन जितने भी अधिकारी है उसके द्वारा करते हैं। इस प्रकार कहा जाता है कि भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष जो होता है एग्जीक्यूटिव हेड, जो कि राष्ट्रपति होता है वही। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है कि केंद्र सरकार में उच्च नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है कौन? ये होता है मंत्रिमंडल सचिव। केंद्र सरकार में उच्च नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल सचिव होते हैं। वे सिविल सर्विसेज बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ये भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारत सरकार के नागरिक सेवा के प्रमुख होता है। तो याद रखिएगा, केंद्र सरकार के उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? मंत्रिमंडल सचिव होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया गया है? तो ये निहित किया गया है भारत के राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 के अनुसार केंद्र सरकार की अधिशासी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा कर सकता है ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। हथियारबंद विद्रोह के आधार पर भी किया जा सकता है, बाह्य आक्रमण का अगर डर हो तो उस पर भी किया जा सकता है, युद्ध का अगर आधार पर भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, वह ऐसा निम्नलिखित आधार पर कर सकता है। अगर हथियार बंद विद्रोह के अगर कोई अनुमान हो तो, जिसको सशस्त्र विद्रोह के नाम से जानते हैं, अगर बाह्य आक्रमण का अगर डर बना हो तो, और या फिर युद्ध के आधार पर किया जा सकता है। तो 83 का हो गया डी। नंबर क्वेश्चन है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो जैसे राष्ट्रपति होता है केंद्र में, उसी तरह से राज्यपाल होता है राज्य में। तो राज्यपाल के कहने पे राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राज्य पे जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, गवर्नर। तो इसका सही आंसर हो गया सी। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में राष्ट्रपति शासन गवर्नर या राज्यपाल के द्वारा रिपोर्ट मिलने पर लागू किया जा सकता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है कि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करे। तो राज्यों के मुख्यमंत्री किसके द्वारा किया जाता है भैया? तो ये गवर्नर के द्वारा किया जाता है। बाकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर का जो नियुक्ति होगा वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का जो शक्ति है वो भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार जो है ये राज्यपाल को है। मतलब राज्यपाल जो मुख्यमंत्री का नियुक्ति करते हैं अनुच्छेद 164 के तहत। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। ठीक है, क्योंकि इस पर भी इम्पीचमेंट किया जाता है। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा जो है पास होना चाहिए। राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने वाले राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दे सकता है। ठीक है। पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति थे। तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति थे कहाँ से? बिहार से। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वो बिहार के रहने वाले थे। वह संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ज्ञातव्य है कि संविधान सभा का अस्थायी सदस्य जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और उसके बाद जो बने अस्थायी सदस्य वो बने थे राजेंद्र प्रसाद। नंबर 88, इसमें कहा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें है उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। नहीं, ये गलत है। बाकी सब जो है सही है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही है ये। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। और राज्यसभा जो है ये कभी भंग नहीं होने वाली एक संस्था है जिसका कार्यकाल जो होता है 6 साल का होता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, बिल्कुल सही है। तो एक ही गलत है, सी नंबर। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। ठीक है। राज्यसभा का सभापति कौन है? तो राज्यसभा का सभापति होता है उपराष्ट्रपति। संविधान सभा के अनुच्छेद 64 तथा अनुच्छेद 89 के अनुसार उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो 89 का सही आंसर हो गया बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। तो भारत का प्रधानमंत्री का मुख्य जो है ये किसका है? केंद्रीय सरकार का है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान जो होगा वो कौन होंगे? प्रधानमंत्री होगा। हमारा संविधान मंत्रिमंडलीय प्रणाली को मान्यता देता है। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का प्रमुख होता है। जो ये है
यह मुख्यतः लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है, प्रधानमंत्री। अनुच्छेद 78 के अनुसार यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय से राष्ट्रपति को सूचित करे और जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वो दे। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर, इस पे कहा जा रहा है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो केवल लोकसभा के प्रति वो उत्तरदायी होते हैं। अनुच्छेद 75 के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री राष्ट्रपति के जब पद धारण करेंगे तो उसी के साथ वो भी पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के तहत जो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा, तो अनुच्छेद कितने 75 के तहत। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं दिया है लेकिन देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, तो देखिए लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो यहाँ राष्ट्रपति लिखा है, प्रधानमंत्री के प्रति, अध्यक्ष के प्रति नहीं, संसद के प्रति, तो किसके लोकसभा के प्रति होते हैं। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर, इसमें कहा जा रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती है, तो ये विधायिका के अंदर रह के ये कार्य करेगी। क्वेश्चन दिया गया है भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायी के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका गठन विधायिका के सदस्य से होता है और कार्यपालिका जिसको मंत्रिपरिषद कहते हैं सामूहिक रूप से विधायिका जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, इसमें कहा जा रहा है सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर दिया है ई, तो इसका हम लोग एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते तब समझ में आएगा। अब यहाँ पे कह रहा है जो शासन प्रणाली जो होता है समानतः दो पद्धति की होती है, जैसे एक होता है संसदीय और एक होता है अध्यक्षीय। भारत के ग्रेट ब्रिटेन का अनुकरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया, मतलब संसदीय व्यवस्था जो भारत में लागू किया गया वो कहाँ से लिया गया है, वो ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका के सदस्य ही कार्यपालिका गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, और संसदात्मक जो शासन व्यवस्था में कार्यपालिका है विधायक के द्वारा नियंत्रित होती है तथा राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता है, तो इसीलिए इसका आंसर जो है ई हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है, तो ये जो है लोकसभा के प्रति है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। चूँकि जो प्रधानमंत्री है वह मंत्रिपरिषद के प्रमुख होते हैं, अतः कह सकते हैं कि वो जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर 96 कहा जा रहा है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वो है आर्टिकल 352 में। ठीक है, अनुच्छेद 352 में प्रयोग किया गया। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 में हुआ है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से सूचित करेगा। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार को कानूनी विषय पर कौन परामर्श देता है, तो ये दिया जाता है अटॉर्नी जनरल के द्वारा, अटॉर्नी जनरल के द्वारा दिया जाता है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामले पर जो परामर्श या राय देंगे वो कौन देंगे के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट करता है, जिनको कहा जाता है महान्यायवादी। ठीक है, इसके पास जो योग्यता होना चाहिए, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने का जो योग्यता है वही योग्यता इसके पास भी होना चाहिए। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और राष्ट्रपति के जब तक राष्ट्रपति पद पे बने रहते हैं तब तक वो अपना पद धारण किए रहता है। ठीक है, और इसका कार्यकाल जो है 6 साल का होता है। तो क्वेश्चन कर रहा है भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो ये किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ये जो है कानून विषय पर जो राज्य सरकार को परामर्श देगा वो कौन है, एडवोकेट जनरल है। कानूनी विषय पर जो राज्य सरकार को परामर्श देंगे वो एडवोकेट जनरल है, जिसको महाधिवक्ता कहते हैं। इसकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, और राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता धारण करने वाले किसी भी व्यक्ति को एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त कर सकता है। राज्यपाल के जो है अनुच्छेद, राज्यपाल जो करेंगे अनुच्छेद 165 के तहत ये अधिकार होता है राज्यपाल को कि वो महाधिवक्ता की नियुक्ति कर सके। 100 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ, ये किया गया 1956 में। सही आंसर हो गया सी। ठीक है, तो 1956 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर, इसमें कहा जा रहा है कि लोकसभा का नेता कौन है, तो लोकसभा का नेता होता है प्रधानमंत्री, यानी मुखिया होता है। लोकसभा का मुखिया कौन होता है, तो वो होता है प्रधानमंत्री। सही आंसर हो गया बी इसका। अनुच्छेद
75 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद नियुक्त करता है। अतः लोकसभा का बहुमत दल का नेता होने के साथ साथ प्रधानमंत्री को पूरी लोकसभा का नेता माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा है लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो 25 वर्ष होना चाहिए लोकसभा के लिए, ठीक है। और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल की ज़रूरत है। अनुच्छेद 84 के अनुसार लोकसभा के निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए तथा राज्यसभा निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु जो है 30 वर्ष का होना चाहिए। फिर वही क्वेश्चन रिपीट है यहाँ पे, और इस पे कहा जा रहा है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर, इसमें कहा जा रहा है संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो न्यूनतम उम्र 25 वर्ष का होना चाहिए। देखिए 105 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, उसमें समझने का कोशिश करेंगे। है जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 धारा 158 के तहत चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का मतलब जितना वैलिड वोट है उसका 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है, तब उस उम्मीदवार की जो है जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है, ठीक है। 6 नंबर, इसमें कहा जा रहा है लोकसभा के राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक मतलब तय है, किस वर्ष तक ये रहेगा? तो ये 2026 तक रहेगा। तो सही आंसर हो गया 106 का बी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है संविधान संशोधन मतलब 84वें संविधान संशोधन जो 2000 में हुआ था, अनुच्छेद 81 के अनुसार जो लोकसभा का जो सीट है उसका जो राजवारों के सीट का आवंटन का निर्धारित किया गया है वो 2026 तक का किया गया है, ठीक है। 107 नंबर क्वेश्चन कर रहा वर्तमान लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना के आधार पर, ठीक है। वर्तमान में लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए स्थान का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ है। अगला क्वेश्चन है 108 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? तो ये किसकी है? तो जितना ऑप्शन दिया हुआ है अगर इसमें हम लोग बात करें तो इसमें जो सबसे अधिक है हिमाचल प्रदेश का, लेकिन अगर ऐसे बात करें तो उत्तर प्रदेश का है। आइए अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन में है कि संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य को मिलकर बनेगी। वर्तमान समय में सबसे छोटी विधानसभा जो है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का है जो कि 30 है, जबकि राज्यों में सिक्किम का है। सिक्किम में कितना है? ओनली 32 है। इसके साथ ही सबसे बड़ी विधानसभा जो उत्तर प्रदेश में है जो 403 सीटों का है, ठीक है। उपयुक्त विकल्प में अरुणाचल प्रदेश का 60 है, मेघालय का भी 60 है, मणिपुर का भी 60 है। एक संख्या समान है तथा हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो 68 है। जितना ऑप्शन दिया है उसमें हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, सर्वाधिक है, इसीलिए आंसर जो है वहाँ पे बी कहा गया है। अगर उत्तर प्रदेश होता तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश इसका आंसर होता। लोकसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? ये भारत के राष्ट्रपति के पास है। समाप्त कर दिया गया है, लेकिन देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा के एंग्लो भारतीय समुदाय के सदस्य को मनोनीत करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है या राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता था, लेकिन संविधान 104 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा अब इसे निरस्त कर दिया गया है, निष्प्रभावी है ये, ठीक है, अब नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? तो ये है कौन सा? अनुच्छेद 330। इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 क के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 330 ख में असम के जो है स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन कर रहा है लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा ये भंग किया जा सकता है। तो सही आंसर हो गया 111 का डी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है अनुच्छेद 85 के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरे होने से पहले भंग किया जा सकता है, ऐसा प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। 112 नंबर इसमें कहा जा रहा है लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अगला क्वेश्चन है लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कम से कम वर्ष में 2 बार बुलाया जाता है। अनुच्छेद 85 के अनुसार लोकसभा की एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार कम से कम जो है 2 बार बुलाना ही होता है, लेकिन वैसे भी कितने भी बार बुला सकते हैं। अब क्वेश्चन है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो ये है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में कितने सीट? 80 सीट। और बिहार में कितने हैं? 40 सीट, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में 29, पश्चिम बंगाल में 42। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर, जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन से राज्य से दूसरे तथा तीसरे दर्जे पे है? तो देखिए पहले पे तो है कौन सा आपका? पहले पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे है बिहार और तीसरे पे है महाराष्ट्र। तो सही आंसर हो गया इसका ए। देखिए जो प्रश्न पूछा गया 1994 में, इसके अनुसार अगर हम लोग बात करें तो अब बिहार नहीं रहा, ठीक है, मतलब अब उतने सीट नहीं है बिहार में। प्रश्न काल के समय में 3 राज्य नहीं बने थे, जैसे उस समय में बिहार लोकसभा सीटों की जो संख्या थी 54 थी, लेकिन अब कितना रह गया? घट के 40 ही रह गया, ठीक है। महाराष्ट्र में 48 थी जो भी वर्तमान में है ये है। वर्ष 2000 में 3 नए राज्य का गठन किया गया, तो इस संख्या में कुछ अंतर आया। जैसे अगर लोकसभा में प्रथम स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80 सीट है वर्तमान में, द्वितीय स्थान पे महाराष्ट्र है जिसको 48 सीट है, तृतीय स्थान पर पश्चिम बंगाल है जिसके पास 42 सीट है, फिर 40 सीट है बिहार में, और मध्य प्रदेश में 29, तमिलनाडु में 39, ठीक है। तो चौथे नंबर पर बिहार आ गया है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 में। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? तो ये किया जाता है उसकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि उसकी जनसंख्या के अनुपात में दिया गया है। इस प्रकार किसी राज्य से राज्यसभा की कितनी सीटें होगी इसका निर्धारण संविधान की 4वीं अनुसूची में कर दिया गया है, जो कि जनसंख्या के अनुपात में होगा। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो ये राज्यसभा के सदस्य जो चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है राज्यसभा एक अस्थायी सदन होता है जिसका विघटन नहीं होता है, ठीक है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर जो रहता है रिटायर होते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। ये अनुच्छेद 83 में मेंशन है। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर, इसमें कह रहा राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। तो सही आंसर है इसका बी। अगला क्वेश्चन है 120 नंबर, इसमें कहा जा रहा है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग होता ही नहीं है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, अतः विकल्प में दिए गए किसी भी अधिकारी के द्वारा भंग नहीं किया जा सकता है। तो सही आंसर हो गया इसका डी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 व्यक्ति किए जाते हैं, लेकिन अब ये 2019 में इसको क्या कर दिया है? निरस्त कर दिया है। जो एंग्लो इंडिया था उसको निरस्त कर दिया है, सॉरी, 2 जो एंग्लो इंडिया किया जाता था उसको निरस्त कर दिया है। यहाँ पे दिया हुआ है अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 व्यक्ति को मनोनीत किए जाते हैं जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के विशेष ज्ञान हो, ठीक है। इसमें 2 व्यक्ति जो एंग्लो इंडियन का हुआ करता था उसको 2019 में निरस्त कर दिया है। 122 नंबर क्वेश्चन करा राज्यसभा के चेयरमैन है। तो ये भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है और वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। याद रखिएगा उपराष्ट्रपति अध्यक्ष तो होता है लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। अनुच्छेद 89 व 64 के अनुसार वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नंबर 123 कहा जा रहा है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्य के द्वारा। सही आंसर हो गया सी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिरला है।
ये पुराना क्वेश्चन है। अभी वर्तमान में कौन है ये हमको कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। तथा उपाध्यक्ष जो है वो एम थम्बी दुर्रई है, जो कब तक है 13/8/2014 से लेकर 25/5/2019 तक के पश्चात ये रिक्त है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में कौन है उपाध्यक्ष और कौन है अध्यक्ष, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। यहाँ पे फिर वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, तो ये मुझे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है 124 नंबर क्वेश्चन का। नंबर 125 का रहा है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिक मतलब कितना अंतराल होना चाहिए, तो 6 महीना का अंतराल होना चाहिए। अनुच्छेद 85 के अनुसार एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की बैठक के बीच 6 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार एक वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक होना अनिवार्य है, लेकिन मैक्सिमम कितनों बार भी हो सकता है। 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो सही समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर भी नहीं दिया हुआ है। काल और सभापटल, एक सेकंड, सभापटल पर पत्र लिखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा सुचारू करने से पहले समय को लोकप्रिय नाम शून्यकाल दिया गया। क्योंकि यह 12 बजे से लेके 12 बजे से शुरू होता है, 1 बजे के बीच 1 घंटा का होता है। इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा के कथित शून्यकाल के मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से पूर्व जिनकी महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टता बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं कि सभा में ऐसे मामले को उठाए या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर है। मतलब कोई आदमी कहेगा हम ये मामला उठाना चाहते हैं तो शून्यकाल में, तो इस पर अध्यक्ष का अब अनुमति दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। किसके द्वारा शून्यकाल, तो ये भारत के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया। अब वहाँ पे दिया नहीं है। और यहाँ पे जो कह रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो कह रहा है संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए प्रश्न में कोई भी विकल्प जो है सही नहीं है। 127 नंबर इसमें कहा जा रहा है भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है, ये संबंधित है नीति से। ठीक है, तो सही आंसर हो गया इसका सी। क्वेश्चन नंबर 128 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो गया बी, अधीनस्थ विधान पर समिति। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, संसद की अधीनस्थ विधान पर समिति 15 सदस्यों की अस्थायी समिति है। यह समिति कार्यपालिका को प्रत्यायोजित विधान पर संसद को रिपोर्ट देती है। अगला क्वेश्चन है आम आदमी पार्टी है। देखिए अभी आम आदमी पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा। तो जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा 2010 में, उस टाइम में जो ये थे 2019 के स्टेटस के अनुसार जो थे ये क्या रहा होगा, उसके अनुसार जो आंसर दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्योंकि अभी जो 2023 में इलेक्शन हुआ गुजरात में, उसको वो होने के बाद राष्ट्रीय पार्टी बन गया है आम आदमी पार्टी। तो 30 कहा जा रहा है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो ये आयोजित होता है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उससे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन में क्या हो, मतभेद हो। तो इसका सही आंसर हो गया 130 का ओनली 4, तो सही आंसर हो गया डी है। 131 नंबर इसमें कहा जा रहा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, तो ये जो है संविधान जो है सबसे सर्वोच्च है। तो सही आंसर इसका हो गया बी, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यह राज्य व्यवस्था के स्वरूप उद्देश्य का निर्धारण तथा करता है तथा विभिन्न इकाइयों को सृजन का प्रावधान करता है। तो 131 का हो गया बी। अब अगला क्वेश्चन है 132 नंबर, इसमें पूछा जा रहा दिल्ली है। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो किस संशोधन के तहत, तो ये बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन के तहत। 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत का एक राज्य के रूप में शामिल किया गया। 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्रदान हुआ। अगला क्वेश्चन है 134 नंबर, इसमें कहा जा रहा है बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है। तो इसका जो सही आंसर दिया है डी, उनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन, भारत का राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संघीय संसद का है, अतः बिहार को काटकर पृथक वनांचल का राज्य का बनना संसद के प्रावधान द्वारा संभव नहीं है। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो गया डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 135 है संविधान समीक्षा आयोग, जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष है। इसका अध्यक्ष जो थे उस टाइम में 2001-2002 का क्वेश्चन है, तो उस टाइम में हुआ करते थे MN
वेंकट चलैया। अगला क्वेश्चन है 136 नंबर, इसमें कहा जा रहा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना किया गया था वो किया गया था भारत के संविधान के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 136 का डी। मेंशन दिया हुआ है अनुच्छेद 124 के में जो मेंशन है न्यायाधीश की संख्या का उल्लेख मिलता है। जब संविधान प्रारंभ हुआ तब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अतिरिक्त 7 थी। मतलब जब बना था तो एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करता था और एक उसके अलावा 7 हुआ करता था, मतलब टोटल 9 हुआ करता था। संसद के उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश की संख्या 1956 में चेंज हुआ और 10 कर दिया गया। फिर 1960 में बढ़कर 13 कर दिया, 1977 में 17 और 1968 में 25 कर दिया और 2008 में 30 कर दिया और 2019 में 33 कर दिया। ठीक है, ये मुख्य न्यायमूर्ति के अलावा की बात हो रही है। ठीक है, तो वर्तमान में कितने हैं? 34 है इसका स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता सेक्शन स्ट्रेंथ कितना है? तो देखिए वर्तमान में जो है 33 है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को छोड़ के तो 33 हो गया और +1 हो गया, तो टोटल कितना हो गया? 34 हो गया। नंबर क्वेश्चन कर रहा भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। ठीक है, कॉलेजियम पद्धति की अनुशंसा पर किया जाता है ये। क्वेश्चन नंबर 139 है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये है संसद के पास। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या वृद्धि करने की शक्ति जो है ये संसद के पास है। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 140 है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो ये है 65 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु जो है 65 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो ये दे सकता है राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। अगर हम लोग बात करें तो संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इसे हटाया भी जा सकता है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक, तो ये जो है संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक जितने अनुच्छेद है सब उच्चतम न्यायालय के गठन एवं स्वतंत्रता, शक्ति, ये सब प्रक्रिया से संबंधित है। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो गया 142 का डी। नंबर क्वेश्चन का भारत के न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? तो इसका जो आंसर दिया है वो उपयुक्त में से कोई नहीं, 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, भारत के न्यायिक प्रणाली संविधान, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर आधारित है। ठीक है, तो क्या हो गया? इसमें से एक से अधिक हो गया, संविधान, नियम, कानून और परंपरा सारे। अगला क्वेश्चन है 144 नंबर, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल। 145 नंबर, इसमें कहा जा रहा है किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर लगे आज्ञा पत्र के माध्यम से होती है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक राज्य की कार्यपालिका का वर्णन है। राज्य कार्यपालिका में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता, जिसको एडवोकेट जनरल कहा जाता है, ये सब सम्मिलित है। राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा ये जो है नियुक्त किया जाता है। 146 नंबर, इसमें कहा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित है। तो कौन सम्मिलित है? तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन 4 दिया है आंसर, राज्यपाल है, विधानसभा है, विधान परिषद है। जहाँ भी इसका विधान परिषद का मतलब प्रावधान है तो वहाँ होगा, जहाँ नहीं होगा वहाँ पे नहीं होगा। हुआ अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधायिका में शामिल है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहाँ पे अस्तित्व है विधान परिषद का वहाँ पे, जहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे क्या होगा। उसके बाद 147 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देशित किया गया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। तो कौन है? अनुच्छेद कितना? 175 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 148 नंबर, इसमें कहा जा रहा है भारत में राज्य
विधान पालिकाओं, जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव कहा जाता है, का उच्च सदन कौन सा है? तो वो होता है विधान पालिका परिषद। ठीक है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य की विधान पालिका एक सदनीय या द्विसदनीय होगी। द्विसदनीय विधानमंडल की स्थिति में विधान पालिका की परिषद उच्च सदन होगा और विधानसभा जो होगा वो निम्न सदन होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो वो है उद्योगपति के क्षेत्र से नहीं चुने जाते हैं। बाकी स्थानीय निकाय, पंचायत के सदस्य, शिक्षक और स्नातक हो सकते हैं, ये डी नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है केंद्रीय संसद के द्वारा। ठीक है। अनुच्छेद 169 के अनुसार किसी राज्य के विधान परिषद की संरचना विघटन का अधिकार संसद को है। संसद ऐसा तब कर सकेगी जब प्रस्ताव राज्य विधान की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या 2/3 बहुमत से पारित होकर संसद के पास जाएगा तब। आज का सेशन जो है यहीं पे पेज नंबर 108 पे हम लोग खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। आई होप कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।